बैक टू आवर मेन टॉपिक जो हम बात कर रहे थे अभी तक, और वो था फैट के बारे में। और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि द बेस्ट फूड फॉर आवर बॉडी इज RSDC, है ना, रोटी सब्जी दाल चावल। और हम कोशिश करें कि साल के 300 दिन इस डाइट को फॉलो करने की कोशिश करें। अगर हम 300 दिन इस डाइट को फॉलो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हम जो है ओवरवेट होंगे या ओबेस होंगे। परेशानी तब आती है जब हम ये RSDC जो रोटी सब्जी दाल चावल है इसको छोड़ के शिफ्ट करके कुछ और फूड इनटेक करना स्टार्ट करते हैं और साल में जो है 60 दिन से ज्यादा बाहर का कंज्यूम करते हैं। उसमें जंक हो सकते हैं, उसमें बाहर का खाना हो सकता है, इसमें बाहर से ऑर्डर किया हुआ हो सकता है, उसमें शादियों पार्टियों का हो सकता है, उसमें सेलिब्रेशन फंक्शंस का हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम ये 60-65 डेज से ऊपर करते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज होना शुरू होता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे ऑयल्स के बारे में, है ना। ऑयल्स के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लोगों के होते हैं और कौन सा ऑयल अच्छा होता है, कौन सा ऑयल खराब होता है, कौन सा ऑयल हमको यूज करना चाहिए, कौन सा ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर ऑप्शंस अवेलेबल है ना, अगर चॉइसेस अवेलेबल हैं हमारे पास, तो सिर्फ एक ही सजेशन या एक ही प्रेफरेंस मैं दूंगा और वो ये है कि फ्रूट ऑयल जो है ना, फ्रूट ऑयल क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। फ्रूट ऑयल जो है ना वो बेटर होते हैं, कंपैरेटिवली बेटर होते हैं सीड ऑयल्स से, राइट। फ्रूट ऑयल मतलब जैसे कोकोनट, है ना, कोकोनट से जो ऑयल निकलता है दैट इज बेटर देन सीड ऑयल्स। ऑलिव्स की अगर हम बात करें तो ऑलिव से जो ऑयल निकलता है दैट इज बेटर देन सीड ऑयल, राइट। तो जो 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 राइस ब्रान ऑयल, क्या बात है, बढ़िया। तो ये हमको समझना पड़ेगा, हमारे पुरखों ने भी कभी खाया था क्या राइस ब्रान ऑयल और कनोला ऑयल एंड ऑल दैट, है ना। तो मैं उसी पे आ रहा हूं अमरचंद सर, मैं उसी पे आ रहा हूं कि फैशनेबल ऑयल जो फैट ऑयल्स है ना, जो डिजाइनर ऑयल्स जिनको हम कहते हैं, ये डिजाइनर ऑयल्स की वजह से ज्यादा परेशानियां हो रही हैं हमको, राइट। तो ईट लोकल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑयल्स सिलेक्ट करने के जो एक पर्टिकुलर जो एक रूल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ईट लोकल। लोकल इन द सेंस जो आपका लोकली प्रोड्यूस होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बात करूं, पंजाब, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, तो यहां पे नारियल नहीं होते, है ना। तो ऑब्वियसली यहां पे नारियल ऑयल जो है वो लोकल नहीं है, वो बाहर से आता है, राइट। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पे मस्टर्ड, सरसों ज्यादा उगाई जाती है, ज्यादा होती है। तो वहां के क्लाइमेट्स के हिसाब से, वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से सरसों का तेल जो है वो हमारी बॉडीज के लिए फेवरेबल है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहां पे मूंगफली जो है वो ट्रेडिशनली ज्यादा उगाई जाती थी। तो यहां के एनवायरमेंट के हिसाब से मूंगफली का तेल जो है वो एडवाइजेबल है। सोयाबीन ऑयल अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है, पहले बहुत ज्यादा सोयाबीन ऑयल का कल्चर नहीं था, राइट। साउथ की अगर हम बात करें तो कोकोनट ऑयल पॉपुलर है और अभी भी लोग यूज करते हैं ट्रेडिशनल मील्स में, चाहे वो कोंकण एरिया की बात करें, चाहे वो हम तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला की बात करें, पौंडीचेरी की बात करें, राइट। ये डाउन साउथ जहां पे भी हैं वहां सब जगह पे कोकोनट ऑयल प्राइमरली यूज होता है। ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहां भी सरसों का तेल यूज होता है, राइट, वहां भी सरसों का तेल यूज करते हैं। तो ज्यादातर पॉसिबल अगर हो सके तो लोकल ऑयल्स यूज करें। और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अपने जहन से, अपने मन से एक बार निकाल दें कि रिफाइंड ऑयल्स जो होते हैं उनमें कैलोरीज कम होती है तो हमारे लिए वो हेल्दी हैं, डेफिनेटली नहीं। रिफाइंड ऑयल क्योंकि प्रोसेस्ड होते हैं, वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, हाइड्रोजनेशन और क्या क्या प्रोसेस होता है उनके साथ, तो डेफिनेटली वो नेचुरल नहीं रह जाते, है ना। हमारी बॉडी के लिए उसके साथ हमारी बॉडी में कुछ कुछ केमिकल्स जरूर जाते हैं। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि सरसों के तेल में पकाया हुआ खाना या थोड़ी धांस आती है घर में जब बनाते हैं तो हमें वो क्लास वाली फीलिंग नहीं आती कि क्या यार ये मतलब ऐसा ऑयल यूज करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए और लोकल ऑयल्स यूज करना स्टार्ट करिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो फिल्टर्ड ऑयल यूज करिए, रिफाइंड ऑयल से थोड़ी दूरी बनाएंगे
तो बेटर रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि हमारे जो ऑयल्स हैं उसके थ्रू हमको बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट को भी अपने जहन से, अपने दिमाग से दूर कर दीजिए, क्योंकि सीड ऑयल्स से या वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ ऑयल्स जो भी हैं उनसे हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है ना। कॉन्सेप्ट सही क्या है? कॉन्सेप्ट सही ये है कि ज्यादा इंटेक से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। ज्यादा इंटेक से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जो हम कंज्यूम नहीं कर पाते, और हमारी बॉडी में फैट जो है वो स्टोरेज की तरह जमा होना शुरू होता है। हम में से बहुत सारे लोग कुछ और फैट्स की तरफ जो है डाइवर्ट होना शुरू होते हैं, जिनको कि मैं कहूंगा थोड़ा सा हमें उनसे दूरी बनानी चाहिए। जैसे लो फैट का एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट चला है ना। लो फैट योगर्ट, लो फैट आइसक्रीम, लो फैट मिल्क, राइट। तो हम कोशिश करें कि जैसा दूध है हम वैसा ही दूध यूज करें, नेचुरल, राइट। और क्योंकि जब हम उन चीजों से वो फैट रिमूव करते हैं तो वो फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हेल्दी है, तो इसलिए उस फैट को हमको रिमूव नहीं करना है, राइट। प्रोसेस्ड फूड जो है उसको हमको एलिमिनेट करना है अपनी डाइट से, क्योंकि उसमें जो फैट्स होते हैं वो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं वो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को बढ़ाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जब जैसे जैसे हमारा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ता है, एक चीज बहुत 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 समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जैसे जैसे हमारा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, और वो चेंजेस क्या है उसके बारे में बताऊंगा। और हम हमेशा फोकस करते हैं हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी से जब कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अगर हम फैट्स एलिमिनेट करते हैं अपनी डाइट से, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में जो डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं उससे। पहला ये कि विटामिन डी की प्रोसेसिंग हमारी बॉडी में जो है वो इफेक्ट होती है। पॉइंट नंबर 2, थायराइड हमारी बॉडी में जो बनना होता है वो इफेक्ट होता है, वो प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं बन पाता। पॉइंट नंबर 3, हमारे लिवर और हमारे हार्ट फंक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है उसका। और नंबर 4, जो फीमेल्स हैं या जो गर्ल्स हैं उनके पीरियड्स और उनकी फर्टिलिटी पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है अगर हमारी बॉडी में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो, राइट। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को विलेन मत बनाइए, कोलेस्ट्रॉल को जो है हमारे शरीर का दुश्मन ना समझें, उसका बैलेंस समझना जरूरी है, राइट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी से फैट रिडक्शन में एक्सरसाइज का क्या रोल है। तो जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उनको मैं बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज के बिना आपके लिए कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करना ऐसा काम है जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले के अपनी रूटीन में एक्टिविटी लेके आए, अपनी रूटीन में कुछ एक्सरसाइज ऐड करना शुरू करें। वो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है, वो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है। रिसर्च ये कहती है कि ऑन एन एवरेज हमको एक हफ्ते में 3 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट। कम से कम, मिनिमम, ये मिनिमम बेंचमार्क है ना, इसको मैक्सिमम ना बनाएं, ये मिनिमम बेंचमार्क है कि हमें 3 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो ऑल्टरनेट डे 1 घंटा हो सकती है, वो एवरी डे आधा घंटा हो सकती है। चॉइस आपकी है कि वो ऑल्टरनेट डे 1 आवर हो सकती है या फिर एवरी डे हाफ एन आवर हो सकती है। अगर हम क्लब में, अगर आप नोटिस करेंगे, हम क्लब में अगर वर्कआउट करते हैं तो मोर और लेस एवरी डे आधा घंटा वर्कआउट हम करते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि हम क्लब का वर्कआउट जो है वो मिस ना करें, उससे कनेक्ट रहें। अगर पॉसिबल हो सके तो एक दिन जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट्स के साथ थोड़ा सा बॉडी वेट हो सकता है वो, या डंबल्स हो सकते हैं या बारबेल्स हो सकते हैं, कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का वेट, उससे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, जब भी हम वेट्स के साथ काम करते हैं, वो चाहे बॉडी वेट हो, चाहे डंबल्स हो, चाहे बारबेल हो, कुछ भी हो, तो एक्सरसाइज खत्म होने के 48 आवर्स बाद तक हमारी बॉडी फैट बर्न करती। अगर हम वेट्स के साथ वर्कआउट करते हैं
तो एक्सरसाइज खत्म होने के 48 आवर्स के बाद तक हमारी बॉडी फैट बर्न करती है। इसीलिए हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, जब भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप प्लीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने रूटीन में ऐड करिए, है ना। और जो एजिंग पॉपुलेशन है, यानी वो लोग जो 45 ईयर्स एंड अबव हैं, चूंकि 45 के बाद हमारी बॉडी का मसल मास जो है धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होता है हमारी बॉडी से मसल स्ट्रेंथ जो है जाना शुरू होती है। तो अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट्स अपनी वर्कआउट में ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे और शेयर करता हूं आपके साथ कि हमारे परिवार में जितने भी एल्डरली लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आपने नोटिस किया होगा कि 2 चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं उनको। एक ये कि उनके पैरों की स्ट्रेंथ कितनी है वो चलने फिरने में जो है डगमग डगमग करते हैं, बैलेंस प्रॉपर नहीं होता, राइट। उनके हाथ की ग्रिप प्रॉपर नहीं होती क्योंकि मसल मास रिड्यूस हो जाता है। अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना तो उससे हमारी हाथ की ग्रिप भी प्रॉपर रहती है, हमारे पैरों का बैलेंस भी प्रॉपर रहता है। और मैक्सिमम केसेस में एल्डरली लोगों के साथ ऐसा होता है कि चूंकि ग्रिप कमजोर रहती है, इसलिए कहीं पे भी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है या कहीं भी थोड़ा सा फिसलते हैं। कोई चीज अगर हाथ में आ भी जाती है पकड़ने के लिए तो भी चूंकि ग्रिप कमजोर होती है वो छूट जाती है हमारे हाथ से। और चूंकि हमारे पैरों की स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से हम डिसबैलेंस जल्दी हो जाते हैं और गिर जाते हैं। और फिर एल्डरली लोगों के साथ होता क्या है, फ्रैक्चर्स। वो चाहे हिप बोन हो सकती है, वो चाहे शोल्डर हो सकता है, वो चाहे रिब केज में हो सकती है, कहीं भी हो सकता है। और उसके बाद एक बार वो एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद उनकी जो बाकी की बैलेंस लाइफ है वो कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। वो चाहे व्हील की चेयर हो सकती है, वो चाहे क्रचेज हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी चीजें हम अपनी लाइफ में जो डिटेरियोरेट हो रही हैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। तो जो भी 40-45 के ऊपर हैं मेल्स एंड फीमेल्स, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज 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 अपनी ग्रिप के ऊपर, अपनी मसल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, है ना। और उसको चेक करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है अगर आप चेक करना चाहते हैं तो, और वो ये है कि अगर आप क्रॉस लेग पालती मार के जमीन पर बैठते हैं तो आपके पैरों की मसल्स जो हैं वो पावरफुल हैं या नहीं है। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप बिना सपोर्ट के अगर सीधे खड़े हो सकते हैं पालती से, तो इसका मतलब आपके पैरों की स्ट्रेंथ जबरदस्त है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं, जो भी एल्डरली लोग हैं, अगर आप एक पैर ऊपर करके और सिर्फ एक पैर पे सीधे खड़े हो सकते हैं तो आपकी पैरों की स्ट्रेंथ जबरदस्त है, राइट। तो अपनी मसल स्ट्रेंथ चेक करते रहिए एवरी नाउ एंड देन, और देखिए कि आपकी मसल्स जो है कभी वीक नहीं हो। एज यू आर एजिंग, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ कम नहीं हो। अब हम बात कर रहे हैं जो हमने बात की थी लास्ट टाइम कि बहुत से लोग होते हैं जो थिन आउटसाइड फैट इनसाइड होते हैं, जैसा प्रभाव हम लास्ट टाइम बोल रहे थे ना, उनके साथ वो चैलेंज था कि बाहर से देखने में तो लगता था कि ऐसे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है, बहुत ज्यादा ओबेस, मतलब बॉडी फैट ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से फैट होते हैं। अंदर से फैट होना मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई रहता है, आपकी लिवर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रहती, राइट। तो जो थिन आउटसाइड और फैट इनसाइड हैं उससे ज्यादा बेटर लोग होते हैं जो फैट आउटसाइड और थिन इनसाइड होते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उस चीज से खुश नहीं होते जो फैट आउटसाइड और थिन इनसाइड होते हैं। अब आप बोलेंगे थिन इनसाइड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थिन इनसाइड कैसे होते हैं, राइट। तो मैं जो सारी चीजें पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, अगर आप इन सब में अपना टिक मार्क करते हैं हर फैक्टर में, तो आप ये अपने आप को कह सकते हैं कि यस यू आर थिन इनसाइड। तो पॉइंट्स नोट कर लीजिए। आपके एनर्जी लेवल्स, अगर आपके एनर्जी लेवल हाई रहते हैं, आपका स्टेमिना अगर हाई है, आप थकते नहीं हैं, आप फटीग से अगर परेशान नहीं है, तो यू आर थिन इनसाइड। पॉइंट नंबर 2, आपके मूड्स, आपकी फीलिंग्स अगर वो पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप हैप्पी रहते हैं, अगर आप इरिटेटेड नहीं रहते, अगर आप टेंस नहीं रहते, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहते, यू आर थिन इनसाइड। आपकी स्किन की क्वालिटी अगर अच्छी है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लो ऑन स्किन, अगर वो प्रॉपर है तो यू आर थिन इनसाइड।
अगर आपका मेडिकेशन किसी भी तरह का चल रहा है तो यू आर नॉट थिन इनसाइड। अगर बीपी, थायराइड, शुगर, माइग्रेन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, एनीथिंग, किसी भी तरह का अगर मेडिकेशन आपका चल रहा है तो यू आर नॉट थिन इनसाइड। अगर मेडिकेशन नहीं चल रहा तो यू आर थिन इनसाइड। और मेडिकेशन नहीं चल रहा का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि आप दवाई नहीं लेते, है ना, दवाई नहीं लेने का मेडिकेशन की बात नहीं कर रहा। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि उनको दवाई की जरूरत है ना, जिन्होंने कभी मेडिकल टेस्ट नहीं कराए होंगे, तो वो भी थिन इनसाइड नहीं है। अगर आपने अपने मेडिकल टेस्ट कराए हैं और आपको ये मेडिकल टेस्ट के थ्रू पता लगा कि आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, देन डेफिनेटली यू आर थिन इनसाइड। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्टिविटी। जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है तो देन यू आर थिन इनसाइड। तो आप डिसाइड करिएगा कि वेदर यू आर थिन इनसाइड और नॉट, है ना। तो थिन आउटसाइड के साथ साथ थिन इनसाइड होना भी बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप फैट आउटसाइड हैं लेकिन थिन इनसाइड हैं तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को आप मिले होंगे कि जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आपने देखा होगा थोड़ा ओवरवेट है, थोड़ा ओबेस है, बहुत वैसा लगता है, लेकिन क्या क्या एक्टिविटी लेवल है उनकी, क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्टेमिना है, क्या मूड रहता है उनका। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको, राइट। दोज पीपल आर ऑलवेज बेटर। नाउ अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीपा मैम कह रही है आई एम थिन इनसाइड। तो दीपा मैम वो डॉक्टर के कंसल्टेशंस, वो ऑटो रिक्शा वाले का जो मंथली बिल है ना, उन सब चीजों को याद करिएगा कि आपने जो एक ऑटो रिक्शा सब्सक्राइब करा रखा था कि हफ्ते में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे तो मेरे यहां सुबह घर पे रहेगा, है ना। तो राइट चलिए, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस करूं बिफोर, क्योंकि टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट। और वो जो चीज है ना, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में, हमारा एचडीएल, हमारा एलडीएल, हमारा टीजी और हमारा वीएलडीएल, इन चारों चीजों को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो है एक 5 लेटर वर्ड है, बहुत सिंपल सा, एंड स्टार्ट्स विद एन एस, है ना, स्टार्ट्स विद एन एस। चलो एक टेस्ट लेते हैं, है ना, कि कौन सा 5 लेटर वर्ड है दैट स्टार्ट्स विद एन एस जो कि कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। हैंड रेज करिएगा एक बार। यस प्रमिला मैम। गुड मॉर्निंग सर। स्माइल। स्माइल, हाँ क्या बात है। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि आंसर आने वाला है। लेकिन मैं और किसी से नहीं पूछूंगा, और किसी से इसलिए नहीं पूछूंगा कि दिस इज नॉट द राइट आंसर एक्चुअली। और वो राइट आंसर इसलिए नहीं है बिकॉज एक 5 लेटर वर्ड दैट स्टार्ट विद एन एस जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, वो है स्लीप, राइट। स्लीप हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एवरी नाइट, जनरली लोग ये कहते हैं एवरी डे, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूं, जिससे ही बात करूं ना, मैं उनको यही कहता हूं, एवरी नाइट 7 to 9 hours of sleep is must. Every night 7 to 9 hours of sleep is must. Best sleeping time is 9 to 10 and best wake up time is 5 to 6. 9 से 10 बजे के बीच में सो जाएं और 5 से 6 बजे के बीच में जगें, एंड यू विल फील कि आपका जो है हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल से फंक्शन पे फर्क पड़ेगा। अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो सबसे क्रिटिकल चीज जो होती है वो ये है कि हमारा ट्राइग्लिसराइड टीजी लेवल बढ़ता है और हमारा वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल जो है वो बढ़ता है। और जब हमारा ये फंक्शंस बढ़ते हैं तो हमारे लिवर फंक्शन पे इफेक्ट आता है, जैसे मैंने कहा हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस पे इफेक्ट आता है, हमारे विटामिन डी के प्रोसेसिंग पे इफेक्ट आता है, राइट। और हार्ट जो है वो एट हाई रिस्क हो जाता है। इसलिए 7 to 9 hours ऑफ स्लीप इज मस्ट।
even more important than 3 hours of exercise in a week. अगर निरोगी काया चाहिए तो सोना बहुत जरूरी है ना? इसलिए सोने को जो है कॉम्प्रोमाइज मत करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट के लिए ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड मत होइए। कोलेस्ट्रॉल और फैट के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड मत होइए। और सिंपल लाइफ अगर चाहिए ना, तो वो ये है कि होममेड फूड खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से बचें, बाहर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना ना खाएं। और ये भी ना समझें कि रेस्टोरेंट अगर आपका घर का है तो आप उसको खा सकते हैं। ना ना ना, अगर घर का रेस्टोरेंट भी है तो भी वो बाहर का ही खाना है, राइट? तो इसलिए होममेड फूड खाएं, 30 डेज RSDC डाइट फॉलो करें, स्लीप अच्छी लें, हफ्ते में 3 घंटे का वर्कआउट करें, और लोकल प्रोड्यूस खाएं। फैट्स के कंसर्न में लोकल प्रोड्यूस खाएं, राइट? लोकल ऑयल्स एंड घी वगैरह जो भी अवेलेबल है आपका, वो यूज करें। जो भी फैंसी डाइट्स है ना, फैंसी फूड, फैंसी ऑयल्स, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों से बचें, राइट? थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड आज हमने फैट्स को कंक्लूड किया है। अगली बार से किसी नई चीज के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। थैंक यू सो मच एंड बैक टू प्रभा मैम।